हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया और पहले 10वीं यूनिट और फिर छठी यूनिट को पढ़ा और उसी क्रम में हम पहली यूनिट को भी समाप्त करेंगे। इसी प्रयास में हमने कुछ साथियों के माध्यम से दूसरी जो यूनिट्स हैं उनको भी शुरू किया है। हमारा प्रयास है कि हम जो 23 जून को पीएससी प्री होने वाला है उसके पहले 10वीं यूनिट कंप्लीट करें। आइए शुरू करते हैं। आज हम सभा और समिति पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए श्री गणेशाय नमो बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हमारे सिलेबस पे आते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने सिलेबस अच्छे से याद कर लिया होगा। यहाँ सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है सभा और समिति। ये सभा और समिति क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं वो अभी हमें पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो समझना है वो है कॉन्सेप्ट, संकल्पना और विचार कि ये सभा और समिति का विचार कहाँ से आया। अब आपको 2 मिनट के लिए एक इमेजिनेशन पे जाना होगा। आपको इमेजिन करना होगा कि जब मानव ने पहली बार इस पृथ्वी पर समूह में रहना शुरू किया होगा। आपको ये इमेजिन करना होगा, नहीं तो ये टॉपिक आपको शायद समझ ना आए, क्योंकि इसका अगला टॉपिक गणतंत्र भी इसी से जुड़ा हुआ है। सभा, समिति और फिर गणतंत्र की बात करेंगे हम। तो पहले सभा और समिति कहाँ से आए ये समझ लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जब मानव पहले घुमक्कड़ जीवन जीता होगा या आदिवासी या फिर हम कहें आदि मानव के रूप में जीता होगा, तो आदि मानव के रूप में तो वहां कुछ कपड़े नहीं पहनता होगा, खाना उसके जो मिल जाता होगा वो खा लेता होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने शुरुआत में समूह में रहना शुरू किया होगा और जब वो समूह में रहना शुरू किया होगा तो सबसे पहली जो समस्या उसके सामने आई होगी वो ये आई होगी कि हर आदमी के हित दूसरे हर आदमी से टकराने लगे होंगे। जैसे एक आदमी चाहता है कि एक सुंदर स्त्री पर उसका अधिकार हो जाए, तो दूसरा आदमी भी तो यही चाहता है कि एक सुंदर स्त्री पर उसका भी अधिकार हो जाए। ऐसे ही अच्छे खाने पर एक आदमी का अधिकार हो जाए तो दूसरा आदमी भी यही चाहेगा कि अच्छे खाने पर उसका अधिकार हो जाए, और ऐसे हर मानव लड़ने लगेगा जैसे जानवर आपस में लड़ते हैं। तो शुरुआत में तो हम शक्ति के जोर पर जिस मनुष्य में ज्यादा शक्ति रही वो उस पर कब्जा कर लिया होगा। जैसे हमने जंगल में देखा कि जंगल में 4 भेड़िए हैं और वो 4 भेड़िए जो हैं वो एक सुंदर सा शिकार कर लेते हैं, मतलब अच्छा सा कुछ शिकार कर लेते हैं। अब वो पहले चारों लड़ते हैं कि इसे कौन खाएगा, वो चारों मिल बांट कर नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही शुरुआत में मानव ने भी किया होगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी समझ का विकास होने लगा होगा, उसकी सूझबूझ का विकास होने लगा होगा, जब दूसरे जानवरों से उन जानवरों ने उसे खाना शुरू किया होगा, तब उसे समझ में आया होगा कि नहीं भाई, हमें सबको मिलजुल कर रहना होगा और इसी मिलजुल कर रहने में एक समूह का निर्माण हुआ होगा। तो मानव आदि मानव से समूह जीवन या कबीलाई जीवन पर आया होगा। अब आगे क्या हुआ होगा, जब मानव ने समूह में रहना शुरू किया तो प्रथम समस्या यह आई कि समूह में शासन का निर्माण या शासन का संचालन कैसे किया जाए, क्योंकि समूह में फिर नियम बनाने पड़ेंगे कि कौन व्यक्ति किस काम को करेगा और कौन व्यक्ति किस कार्य को नहीं करेगा। ये समूह की पहली जरूरत होती है कि भैया, क्योंकि ऐसे तो समूह में भी सब लोग लड़ने लगेंगे, तो समूह में कुछ ऐसे लोग होंगे सम्मानीय व्यक्ति जिन्हें हम वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। तो जब समूह में कुछ वृद्ध व्यक्तियों ने मिलकर के एक सभा बनाई होगी कि चलो अच्छी अच्छी कुछ चीजें जिनका ज्ञान हमें है, जो वृद्ध जन है, जो वरिष्ठ जन है, जो धनवान जन है, जो ताकतवर लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर के कुछ लोगों ने मिलकर के एक सभा बना ली होगी, क्योंकि सभी तो मिलकर के एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन सबका हर एक कानून में, हर एक बात में, हर एक प्रस्ताव में, हर एक नियम में शामिल होना जरूरी है। इसलिए हर एक मुद्दे पर सबकी भागीदारी शामिल करने के लिए एक और संस्था बनाई गई जिसे हमने समिति का नाम दे दिया। तो अब इस प्रकार से प्राचीन काल में शासन के संचालन के लिए पहले सभा बनी और फिर सभा के समर्थन के लिए समिति नाम की संस्था बनी, और सभा और समिति नाम के 2 कॉन्सेप्ट प्राचीन काल में शासन संचालन के लिए जन्म लिए। अब इसे हम और अच्छे से समझने के लिए वर्तमान से तुलना कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में जैसे हमारे देश में एक लोकसभा नाम का संस्था है,
एक राज्यसभा नाम का संस्था है। तो जैसे जिस प्रकार हमारे देश में वर्तमान में कानून बनाने के लिए संसद उत्तरदायी है, संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी राज्य का शासन संचालन करने के लिए राजा के साथ साथ राष्ट्रपति ने ले लिया राजा का स्थान। 2 स्तरीय व्यवस्था जिसमें एक सभा और एक समिति कहलाती थी शामिल हुई। तो सभा बन गई राज्यसभा जिसमें कुछ लोग हैं, और समिति बन गई लोकसभा जिसमें आम आदमी है। तो अब इस प्रकार से 2 संस्थाएं, सभा और समिति का प्रतिनिधित्व उस जमाने में रहा, और इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश से आशय उस जमाने का जो राज्य होता था, नगर होता था, शहर होता था, या स्थान भूमि जिस पर वो लोग रहते थे, उस पर शासन संचालन का काम करना शुरू किया। और यही सभा समिति आज हमें पढ़नी है। मुझे यकीन है कि आपको मूल कॉन्सेप्ट, विचार जो है वो समझ में आया होगा। देखिए बहुत सिंपल सा विचार है। विचार ये है कि या कॉन्सेप्ट ये है कि जब मानव ने शुरुआत में समूह में रहना शुरू किया, तो अब समूह के लिए कानून कौन बनाए, समूह के लिए व्यवस्था कौन बनाए, कौन कहे कि क्या सही और क्या गलत है। उसके लिए सब लोगों ने मिलकर के अपने में से जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो वृद्धजन होंगे, जो समझदार लोग होंगे, उनका एक ग्रुप बनाया और एक दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें सब शामिल हो गए। तो पहले वृद्धजन उस पर विचार करते और बाद में उस पर सब लोग मिलकर के विचार, अपने विचार सभा समिति के सामने रखते। इस प्रकार 2 संस्थाएं, राजा, देखो राजा भी कैसे आया। राजा उस जमाने में वैसे शुरुआत में तो जब आदि मानव थे तब तो कोई राजा था ही नहीं, लेकिन जब समूह में रहने लगे तो एक आदमी को प्रधान बनाना पड़ेगा ना, प्रमुख बनाना पड़ेगा, उसी को नाम राजा दे दिया। तो प्रधान या प्रमुख बनाया किसे जाए ये तय करने का भी काम किसे दे दिया, सभा और समिति को। अब देखिए सभा और समिति के बारे में हम कुछ फैक्ट और इसकी डीप जो है स्टडी कर लेते हैं। सभा और समिति प्राचीन भारत में जनतांत्रिक संस्थाएं थी, या लिखा हुआ है कि जनतांत्रिक संस्थाएं थी। तो ये जनतांत्रिक संस्थाएं क्या होती हैं? जनतांत्रिक संस्थाएं वे होती हैं जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जिनमें जनता के लोग भागीदार होते हैं, या जो जनता के लिए शासन करती है, जनता के लिए शासन करती है, वह इकाई जनतांत्रिक इकाई कहलाती है। तो उस समय सभा और समिति दोनों जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई थी। वैदिक युग में अनेक जनतांत्रिक संस्थाएं, सभा और समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि और भी संस्थाएं रही होगी, लेकिन उसमें सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 दुहिताएं या पुत्रियां, याद रखना वहां दुहिताएं शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दुहिताएं। दुहिताएं शब्द का अर्थ होता है पुत्रियां। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहां कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति कौन है? प्रजापति वह व्यक्ति जिसे राजा कहा जा रहा है, क्योंकि जब महाजनपद काल था तो राजा को प्रजापति के नाम से पुकारा जाता था, और ये उस समय की रचना है, इसलिए वहां प्रजापति शब्द उपयोग किया। बाद में उसके स्थान पर राजा शब्द उपयोग हुआ, और फिर उस समय बाद में और इसके और आगे देखें मौर्य काल में वो सम्राट शब्द उपयोग होने लगा। अगर हम मुगल काल तक की देखें तो वहां मुगल काल में शासक को सुल्तान कहा जाने लगा, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहा गया। उसके बाद और अनेक अनेक नाम उसके पड़े। तो ऐसे ही प्रजापति शब्द उपयोग किया गया। प्रजापति शब्द है राजा के स्थान पर उपयोग किया जाने वाला, और राजा की 2 पुत्रियां कौन है? सभा और समिति, ऐसा अथर्ववेद कहता है। और आगे हम इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। एक व्यक्ति है इतिहासकार लुडविग, क्या नाम है इनका? लुडविग। याद रखना लुडविग का मत है कि सभा में पुरोहित, धनिक और उच्च वर्ग, पुरोहित मतलब पंडित, धनिक मतलब पैसे वाले, और उच्च वर्ग मतलब जो सम्मान में ऊंचे थे, वे वर्ग के लोग शामिल होते थे। लेकिन समिति में साधारण लोग शामिल होते थे। तो वही जैसा हमने कहा कि जैसे हमने यहां एग्जाम्पल में लिया कि भैया सभा में वृद्ध व्यक्ति या जो रसूखदार व्यक्ति वो शामिल होते थे, और समिति में सब व्यक्ति शामिल होते थे। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सभा में कौन शामिल होगा और समिति में कौन शामिल होगा। तो
तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए इसलिए मैं एक शब्द बता देता हूं। देखो सभा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये दो प्रकार के लोग, पैसे वाले और वृद्ध व्यक्तियों से मिलकर बनी। समिति में ज्यादा शब्द हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, ज्यादा हो गया ना, एक दो तीन शब्दों से, तो ज्यादा शब्द है तो ज्यादा लोग, और कम शब्द है तो कम लोग, इससे याद रह जाएगा आपको, कभी कंफ्यूजन अब नहीं होने वाला। तो पहले हमने देखा कि लुडविंग नाम के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि सभा में पुरोहित, धनिक और उच्च वर्ग के लोग होते थे, जबकि समिति में साधारण लोग होते थे। एक इतिहासकार है जीमर, जीमर का अनुमान है कि सभा ग्राम संस्था थी। याद रखना, जीमर ने कहा सभा ग्राम संस्था थी और समिति पूरे देश की केंद्रीय परिषद थी। इसका यह कहना है जीमर का कि जो सभा है वो केवल एक गांव में हुआ करती थी, जबकि समिति सब गांवों की मिलाकर के एक संस्था होती थी। तो याद रखना, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीमर ने सभा को क्या कहा है, ग्राम संस्था, और समिति को क्या कहा है, केंद्रीय परिषद कहा है। ये पॉइंट याद रख लेना। लुंडविंग ने क्या कहा है, लुंडविंग ने कहा सभा पुरोहितों की या वृद्ध जनों या वरिष्ठ जनों या धनिक लोगों या उच्च वर्गों के लोगों की समिति संस्था थी, जबकि समिति जो है साधारण लोगों की संस्था थी। सभा एवं समिति वैदिक काल में राजतंत्र में सम्यक भूमिका प्रस्तुत करती है। तो देखो, राजा अगर था तो वो तो कहलाएगा राजतंत्र, लेकिन वो राजतंत्र वास्तविक राजतंत्र नहीं था, वो गणतंत्रात्मक राजतंत्र था। अगले लेक्चर में हम गणतंत्र क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप सभा समिति पर फोकस करो तो गणतंत्र और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम समिति के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, समिति शब्द ऋग्वेद में 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रट्टा मार लो। देखो, 1 2 और ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो 3 इंटू 3 कर लो तो 9 हो जाएगा। तो 9 बार किसमें, ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में कितनी बार, 13। तो अथर्ववेद का अ लिखता हूं मैं यहाँ, ये अ लिखा, तो अ लिखने के लिए मुझे 1 भी लिखना पड़ा और 3 भी लिखना पड़ा, इनको उल्टा कर देते तो 1 और 3 हो जाएगा। तो समिति के लिए ऋग्वेद में 9 बार समिति शब्द और अथर्ववेद में 13 बार समिति शब्द आया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि बिना समिति के कोई शासन नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां लिखा हुआ है कि बिना समिति के कोई शासन नहीं कर सकता, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में समिति का महत्व बढ़ा। वो तो जैसे जैसे उसका काल आगे बढ़ते जाएगा, सभा और समिति का शासन जो है, महत्व जो है बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे सभा का महत्व खत्म हो जाएगा, समिति का ही महत्व बचेगा, और धीरे धीरे फिर समिति का भी महत्व खत्म होकर केवल राजा का महत्व बच जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। ऋग्वेद में एक समिति में एक शासक की उपस्थिति का वर्णन किया गया है। एक अन्य संदर्भ में समिति में एक साथ बैठे हुए कई शासकों का वर्णन किया गया है। तो ये बात हम गणतंत्र के समय समझेंगे, इस पॉइंट को अगर समझ ना आए तो छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में क्या की गई है, ऋग्वेद में प्रार्थना की गई, समिति में सहमति और विचार की एकता का आह्वान किया गया है एक प्रार्थना के माध्यम से। क्योंकि समिति में क्या होगा, देखो ऋग्वेद में समिति में क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे, सब लोग होंगे शामिल। अब सब लोगों में डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो, इसलिए क्या चाहिए, हर एक मुद्दे पर सब में सहमति हो और हर एक व्यक्ति के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते हो। तो ऐसी प्रार्थना की गई है ऋग्वेद में कि समिति के हर एक व्यक्ति में सहमति हो और उनके विचार एक जैसे हो, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो मानव समाज नष्ट हो सकता है। आगे, अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित बताया गया है। याद रखना, राजा के लिए समिति का सहयोग अपेक्षित बताया गया है, कहां पर, अथर्ववेद में। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन याद थोड़े बहुत रखने की कहा इनका वर्णन है। तो 2 ही वेद है, ऋग्वेद या अथर्ववेद, इसके अलावा किसी और सामवेद यजुर्वेद में इनका वर्णन नहीं है। तो ये 2 में ही ऑप्शन हमें ढूंढ लाना है। तो ये अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित है। और राजा को अगर अपनी सत्ता, ध्रुव तारे के, देखो ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है जब हमें ऐसे कोई उदाहरण देना हो, जब हम कहें कि जो सत्ता हमेशा बनी रहे, तो राजा को अगर ध्रुव अपनी सत्ता बनाकर रखनी है, अपनी सत्ता को 100% कंफर्म रखना है, बनाकर रखना है, उसे खत्म नहीं होने देना है, तो ध्रुव के रूप में सत्ता के लिए समिति उसके अनुकूल होना आवश्यक है।
अब देखो, आज अगर हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बनाकर रखना चाहे तो उसे क्या चाहिए? उसे लोकसभा में बहुमत चाहिए। तो जैसे लोकसभा है वैसे यहां क्या हो गई? लोकसभा आम आदमियों की सभा है। अब क्योंकि देश की जनसंख्या 140 करोड़ है तो 140 तो रहेंगे नहीं, तो अप्रत्यक्ष यहां से लेकर के 552 लोग चुन लिए गए। तो वैसे ही उस समय जनसंख्या ज्यादा नहीं थी तो पूरे के पूरे लोग शामिल हो गए। तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर लिया किसने? किसने कर लिया? समिति ने। तो राजा की सत्ता या लोक प्रधानमंत्री की सत्ता जैसे लोकसभा पर निर्भर है, राजा की सत्ता समिति पर निर्भर है। ऐसे तुलना रूप में इसे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। राजा के लिए समिति का वही महत्व था जो भैंसों के लिए जंगल का, सोमरस के लिए घड़े का और पुरोहित के लिए यजमान का। ये तीनों उदाहरण याद रखना, क्वेश्चन बनेंगे इसलिए दे रहा हूं। ऋग्वेद में ये बताया गया है कि जिस प्रकार पुरोहित के लिए, पुरोहित माने पंडित के लिए जिसके घर वो पूजा करने जाता है उसे यजमान कहते हैं, तो यजमान का महत्व होता है। जिस प्रकार अमृत के लिए, सोमरस अर्थात अमृत के लिए घड़े का महत्व होता है, और जिस प्रकार भैंसे के लिए जंगल का महत्व होता है, उसी प्रकार राजा के लिए किसका महत्व है? समिति का महत्व है। तो तुलना कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि राजा को नहीं, भैंसे के लिए जिस प्रकार जंगल का महत्व है उसी प्रकार राजा के लिए किसका महत्व है? समिति का महत्व। और ये व्याख्यान कहां वर्णित है? ऋग्वेद में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। समिति एक लोकसभा थी। अभी हमने बात की कि समिति एक लोकसभा थी जिसमें जनजाति के लोग जनजातीय व्यवसाय करने के लिए एकत्रित होते थे। तो लोग जहां एक जैसे इकट्ठे होते हैं तो वहां मेला भी लग जाता है ना, मेले में अपने प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं जहां पे भी कोई ऐसा सभा समिति होती है। तो ऐसे ही लोकसभा में लोग अपना व्यापार करने के लिए भी आते थे। राजा का समिति द्वारा चुनाव होता था, या राजा जो है उसका चयन कौन करता था? समिति करती थी। याद रखना, राजा दो शब्द का है, इसका समिति चयन करेगी, सभा चयन नहीं करेगी। कौन करेगा? समिति चयन करेगी, सभा नहीं करेगी। ये पॉइंट याद रख लेना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तत्कालीन राजतंत्र पर बल दिया जाता था। देखो, राजा जहां होगा वहां राजतंत्र होगा, तो उस समय कैसी व्यवस्था रही होगी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी। देव प्रार्थना करके राजा समिति को अपने वश में रखने का प्रयत्न करता था, और संस्था में वाद विवाद में भाग लेने वाले लोग देवार्चना मतलब भगवान की पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र का सहारा भी लेते थे। ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि तंत्र मंत्र का सहारा भी लिया जाता था, और राजा जो है वो अपने वश में सभा समिति को रखता था ताकि राजा का बहुमत बना रहे और राजा अपने स्थान पर बना रहे। देखो, जैसे आज की तारीख में लोकसभा में जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब तक लोकसभा में इनका जो बहुमत है वो तब तक ये पद पर बने रहेंगे। मान लो सभी सांसद इनके विपक्ष में हो जाए और इनका बहुमत समाप्त हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री बदल जाएगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। तो राजा मतलब प्रधानमंत्री जो है वो सांसदों को कॉन्फिडेंस में रखता था, तो वैसे ही राजा जो है वो समिति के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लगता था या अपने साथ रखता था। अब हम बात कर लेते हैं सभा की। हमने समिति की बात कर ली, अब सभा की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिला है। कितनी बार उल्लेख मिला है? देखो, ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिला था। तो 9 कैसे याद किया था हमने? कि समिति में 3 शब्द हैं, 1 2 और 3, तो 3 में 3 का गुणा किया तो 9 आया। अब समिति सभा में 1 और 2 शब्द है, तो 2 में 4 का गुणा करो तो 8 शब्द 8 आएगा। तो मतलब वो उसके गुणक में जो है उनकी संख्या मिली। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार मिला है। इन ऋचाओं में एक सभा में सभा के सदस्यों को सभेय विप्र कहा गया है। याद रखना, सभेय विप्र किसे कहा गया है? तो जो सभा के सदस्य कौन होते हैं भाई? वरिष्ठ जन होते हैं भाई, धनिक लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो सभा के सदस्य होते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? सभेय विप्र की संज्ञा दी गई है। याद रखना, तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है, और एक ऋचा में, ऋचा माने श्लोक, ऋग्वेद की जो श्लोक है उन्हें ऋचा कहा जाता है। तो उसकी एक ऋचा में सभेय विप्र शब्द सभा के सदस्यों के लिए हुआ है। समिति के सदस्यों की बात नहीं कर रहे हैं, सभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं। सभा के पुरुष सदस्य को क्या कहा जाता था? सभेय। और महिला स्त्री सदस्य को सभावती कहा जाता था। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये बताना आपसे। एग्जाम में 2 नंबर में, 1 नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा
कि भैया सभा में सभा के पुरुष सदस्यों को क्या कहते थे, सभेय कहते थे, स्त्री सदस्यों को क्या कहते थे, सभावती कहते थे, और सभी सदस्यों को एक साथ कॉमन रूप से सभेय विप्र कहते थे। तो ये पॉइंट तीनों के तीनों याद रखना, सभेय, सभावती और सभेय विप्र याद रखना। सभा का महत्वपूर्ण कार्य न्याय करना था। देखो बुढ़े लोगों या धनिक लोगों का काम क्या हो गया, देखो समिति का काम तो हो गया राजा को चुनना, और सभा का काम क्या हो गया, न्याय करना। तो सभा जो है वो न्याय करती थी। इसके साथ ही सभा में समय समय पर मनोरंजन भी होता था। ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है जहां सभा में पासा खेलने या जुआ खेलने के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब बूढ़े लोग मिलते हैं तो मनोरंजन के लिए, जैसे आज गांवों में चौपाल लगाकर बूढ़े लोग ताश खेलते हैं ना, वैसे ही उस जमाने में ये लोग जुआ खेलते होंगे, ताश खेलते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ खेलते होंगे। तो मनोरंजन भी करते थे और न्याय का काम भी करते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सभा जो है वो श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की संस्था थी, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। तो जैसे हमारे देश में राज्यसभा है ना, राज्यसभा में हम क्या करते हैं, राज्यसभा में हम 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा चुनकर जाते हैं, है ना, और बाकी के जो 230 सदस्य होते हैं वो कहां से जाते हैं, वो वाले चुने जाते हैं लोकसभा के, सॉरी विधानसभाओं द्वारा। और विधानसभा किन्हें सांसद चुनती है, जो वरिष्ठ होते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जिनको, जो धनिक लोग होते हैं। तो आपने देखा यहां सचिन तेंदुलकर आ गए, रेखा आ गई, या ऐसे ही जो बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जैसे मनमोहन सिंह जो है, मनमोहन सिंह प्रबुद्ध व्यक्ति थे, राज्यसभा से वो सांसद बनते थे और फिर प्रधानमंत्री बने। तो ये याद रखना कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करती है, सभा करती है। तो अब ऐसे भी हमने याद रख लिया कि 2 शब्द का इसमें बहुत कम लोग होंगे, सभा में वरिष्ठ या वृद्धजन धनिक लोग होंगे, जबकि समिति में सामान्य जनता रहती थी। इसके पास राजा की को नियुक्ति, पदच्युत और उस पर नियंत्रण का अधिकार था। तो समिति तो चुनती थी, समिति राजा को चुनती थी, राजा को पद से हटाती थी। जैसे लोकसभा प्रधानमंत्री को पद से हटा सकती है ना, वैसे ही समिति जो है वो उस समय के राजा को पद से नियुक्त करती थी, पदच्युत करती थी और उस पर नियंत्रण रखती थी। अब देखो यहाँ एक फैक्ट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, सभा को नरिष्ठ कहा गया है। क्या कहा गया है, सभा को, सभा शब्द के स्थान पर श्लोक में नरिष्ठ शब्द मिलता है। और समिति के जो सभापति हैं, समिति का जो अध्यक्ष है, जैसे हमारे लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, तो वैसे समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको ईशान कहा जाता था। तो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, सभेय, सभावती, सभेय विप्र, ये 3 कौन हो गए, सभा के सदस्यों को नाम बोल दिया है ना हमने, सदस्यों का नाम है। तो यह सभा को नरिष्ठ कहा जा रहा है, सभापति को ईशान कहा जा रहा है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पूर्व वैदिक युग में सभा के सदस्य होना गौरवपूर्ण समझा जाता था, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट देंगे ना। अब हमने क्या किया, वेदों में इनका जो जो वर्णन है वो देख लिया। अब हम और कहीं कहीं पे भी और दूसरे ग्रंथों में भी सभा और समिति शब्द का जिक्र आया, उनकी बात कर लेते हैं। देखो एक है वाजसनेय संहिता, ये क्या है, किताब है वाजसनेय संहिता में सभा और सभापतियों, सभाओं और सभापतियों अर्थात सभाओं के अध्यक्ष के प्रमाण मिलते हैं। वहां मिलता है कि हाँ ऐसी सभा समिति थी। इसमें सभाचर शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात आपको क्या याद रखना है कि वाजसनेय संहिता में सभा को सभाचर कहा गया है, या सभा के सदस्यों को सभाचर कहा गया है, याद रख लेना। कौन एक इतिहासकार है ने सभासद अर्थात न्याय संबंधी सभा का सदस्य बताया गया है। तो देखो कौन जो है वो सभासद कहते हैं, तो ये तो पॉइंट याद मत रखो। लेकिन वाजसनेय संहिता में सभा के स्थान पर सभाचर शब्द उपयोग किया गया है, सभा के सदस्यों को सभाचर कहा गया है। अब एक अगले किताब की बात करते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण एक दूसरी किताब है, में सभापाल शब्द का उपयोग मिलता है। अब देखो जनरली ऋग्वेद और अथर्ववेद में तो सभा और समिति शब्द मिला, लेकिन तैत्तिरीय ब्राह्मण में सभापाल शब्द का प्रयोग मिलता है, और इसका तात्पर्य सभा के वरिष्ठ सदस्यों से है। तो सभा के वरिष्ठ सदस्यों को, क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, सभा के वरिष्ठ सदस्यों को तैत्तिरीय ब्राह्मण में किस नाम से पुकारा गया है, सभापाल नाम से पुकारा गया है। वाजसनेय संहिता में किस नाम से पुकारा गया है, सभाचर नाम से पुकारा गया है। तो सभाचर और सभापाल 2 नाम और याद रख लो।
निश्चय ही सभा जैसी शक्ति संपन्न संस्था केंद्रीय और स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक जो कार्य है उनका निर्धारण करती थी। अब क्लियर हो गया कि जैसे हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी चीजें संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित होती है, तो वैसे उस जमाने में देश में या उस समय का जो राज्य होता होगा वहां पर कानून बनाने का काम सभा और समिति करती होगी। यही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी पक्षों के लिए नियम बनाती होगी। हमें ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया। दो तीन बातें और हमें इसमें याद रख लेनी है। एक नई किताब का नाम मैं बता रहा हूं, मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में एक संदर्भ में ज्ञात होता है कि सभा की सदस्यता के लिए स्त्रियां उपयुक्त नहीं थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में सभा की जो सदस्यता है वो महिलाओं को नहीं दी जानी चाहिए, इसका वर्णन मिलता है। तो मैत्रेयी संहिता में वर्णन मिलता है कि जो स्त्रियां हैं, क्या है, स्त्रियां जो है उन्हें सभा की सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। सभा के सदस्य सभासदों की बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, क्योंकि सभासदों की योग्यता निश्चित होती थी। सभासदों के लिए गुण अत्यंत अपेक्षित थे। वाल्मीकि रामायण में बहुत एक इंपॉर्टेंट व्याख्यान मिलता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के श्लोक नंबर 3.33 तथा महाभारत के सभा पर्व में एक जैसा व्याख्यान मिलता है। और यहां बताया गया है कि जो सभा माने वरिष्ठ लोगों की सभा, वरिष्ठ जिसमें लोग रहेंगे, जिसमें धनवान लोग रहेंगे, थोड़े से लोग जिसमें सिलेक्ट किए जाएंगे, उसमें जो लोग होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए उसका वर्णन यहां मिलता है। और कहा गया है ना सभा सभायत्री न संति वृद्धा वृद्धा ना येति वृद्धंती धर्म नासो धर्मा यत्र सत्यमस्ति न तत्सत्य यच्छल भूत्यम। इसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां लिखा हुआ है ये? वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 3.33 नंबर के श्लोक में। कहा? उत्तर कांड के 3.3 नंबर का जो श्लोक है वहां लिखा हुआ है कि सभा, वहां सभा नहीं, सभा में वृद्धजन ना हो। क्या लिखा हुआ है? वहां सभा नहीं जिसमें वृद्धजन ना हो या अनुभवी जन ना हो। वह सब अब वह वृद्धजन नहीं। अब क्या कहा गया है? वह वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करता हो। फिर तीसरी बात कही गई, वहां धर्म नहीं जो सत्य की बात ना करता हो। और वहां सत्य नहीं जो कपट से मतलब वहां सत्य नहीं जो कपट से निश्चल ना हो, कपट से पवित्र ना हो। इस प्रकार 4 सेंटेंस कहे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कहा गया? वहां सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो। वहां वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करता हो। वहां धर्म नहीं जिसमें सत्य को सहारा ना दिया गया हो, सत्य की बात ना कही गई हो। और वह सत्य नहीं जिसमें कपट को बाहर ना निकाल दिया गया हो। तो ऐसे याद रखना, ये न्याय का इच्छुक व्यक्ति जो होता था, देखो न्याय कौन करता था? सभा करती थी। तो न्याय का इच्छुक व्यक्ति जो होता था, न्याय का इच्छुक व्यक्ति सभाचर कहलाता था। क्या कहलाता था? सभाचर। और सभा से छूट, देखो कोई व्यक्ति उसमें गया, उस दोषी ठहराया गया, लेकिन वो दोष मुक्त कर दिया जाए। जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलता रहे और वो दोष मुक्त हो जाए, तो सभा से छूटा हुआ अभियुक्त दोष मुक्त प्रसन्न क्या कहलाता था? सानंद कहलाता था। तो ये 2 शब्द याद रखना। जो व्यक्ति सभा के सामने न्याय मांगने जाएगा वो कहलाएगा सभाचर, और जो व्यक्ति दोष मुक्त कर दिया जाएगा वो कहलाएगा सभानंद। क्या कहलाएगा? सानंद। सानंद याद रखना, सभानंद बोल करके हम उसको जोड़ लें सभा से। आगे बढ़ते हैं। एक बौद्ध जो ग्रंथ है उनमें भी इसका एक व्याख्यान मिलता है, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। एक बौद्ध जातक के अनुसार वहां सभा नहीं जहां संत ना हो। अब देखो अभी वहां वृद्ध शब्द यूज हुआ था, वहां सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो। वहां वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करता हो। वह धर्म नहीं जो सत्य का पक्ष ना लेता हो। और सत्य नहीं जो कपट से निश्चल ना हो। ऐसा पॉइंट मिलता है। अब बौद्ध धर्म में क्या लिखा हुआ है? बौद्ध जो जातक कथाएं हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि वहां सभा नहीं जहां संत ना हो। वहां संत नहीं जो पुनः वे लोग संत कहलाने के अधिकारी नहीं जो राग द्वेष और मोह त्याग कर धर्म का भाषण ना करते हो। तो बात सेम टू सेम है। वहां वृद्ध के स्थान पर संत शब्द का उपयोग कर लिया है, बाकी दोनों सेम टू सेम है। सभा का महत्व उत्तर वैदिक काल में राज्य के आकार और राज्य की शक्ति में वृद्धि होने के कारण समाप्त हो गया। याद रखना,
सभा का महत्व तो समाप्त हो जाएगा और समिति का महत्व बढ़ जाएगा। मैं लिख देता हूं, सभा का महत्व आगे चलकर समाप्त हो जाएगा और समिति का जो महत्व है वो आगे चलकर और बढ़ जाएगा, क्योंकि समिति राजा चुनने का काम करती है, सभा न्याय करने का काम करती है, तो न्याय का काम बाद में राजा करने लगेगा, तो सभा के काम खत्म। याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और याद रख लो इसी में। देखो, हमने सभा और समिति के बारे में जो जो बातें पढ़ी, उसमें जो शब्दावलियां आई हैं उन पर बहुत फोकस करना। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो शब्दावलियों पर बनेंगे कि किसे क्या कहा गया, जैसे सभाचर कहाँ कहा गया, सभापाल कहाँ गया। तो एक लिस्ट बना लेना, 8-10 नाम है, 10 नाम की एक लिस्ट बना लेना। जब ये लेक्चर आप देखो तो उन 10 नामों को एक बार रीड कर लेना अच्छे से, गारंटी आपको याद हो जाएगा। तो सभा और समिति आपको याद हो गई होगी, उम्मीद है। ये लेक्चर अटेंड करने के लिए आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। आप सब लोग भूल जाते हैं शायद कमेंट करना। देखो, हम भी लेक्चर बनाना अगर भूल गए तो शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार हम मेहनत करके याद रख करके लेक्चर बनाना नहीं भूलते, उसी तरीके से आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट करना नहीं भूलना है। हम आपसे लाइक और शेयर करने का कभी नहीं बोलते, हमें नहीं मतलब है, लाइक और शेयर मत करो। हमारा खैर उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा है, इसे लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। नहीं पहुंचाते हो वो अलग बात है, आप सब में से कोई इस काम में भागीदार नहीं बनना चाहता। आपको केवल फल की चिंता है, कर्म कोई नहीं करना चाहता। वो कृष्ण भगवान ने जो कहा है ना कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप लोग तो कर्म करना ही नहीं चाहते, केवल फल की चिंता चाहते हो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करके बताया जरूर करें कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हम अगले जो लेक्चर रहे उसमें और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें, अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अब विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।